हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज भी हम पढ़ेंगे रियल नंबर का ही ऑब्जेक्टिव। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होगा सबको हल करेंगे और साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो आप लोग सभी ध्यान दीजिए और जहाँ भी समझ में नहीं आवे तो आप लोग इस चैनल पर कमेंट्स भी करिए ताकि हम फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से बता सकूं। और देखिए आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में किसका प्रसार शांत। हम लोग पहले से शांत पढ़ चुके हैं और शांत पढ़ चुके हैं। देखते हैं यहाँ सबसे पहले जानते हैं कि शांत प्रसार क्या होता है। शांत प्रसार है क्या, ये जानते हैं। तो शांत प्रसार जिस संख्या के हर का गुणनखंड 2 या 5 या 2 गुना 5 के रूप में हो, वह शांत प्रसार कहलाता है। शांत प्रसार कहलाता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे शांत प्रसार। मान लीजिए माना कोई परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 5/15 है। हम इसे देखेंगे कि यह शांत है कि अशांत है। देखिए, अगर हम इस परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप देखें तो 5 से ये कट जा रहा है 3 बार में और ये कट जा रहा है 1 बार में, यानी कि 1/3। यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन शांत है कि अशांत है ये जानेंगे। हमने अभी पढ़ रहे हैं शांत प्रसार। तो शांत प्रसार का नियम यह है, किसी परिमेय संख्या का हर यानी कि किसी भी भिन्न का हर में यदि 2 या 5 या 2 गुना 5 का गुणनखंड आवे तो वह संख्या या वह भिन्न शांत प्रसार कहलाती है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/3 लिखा हुआ है, ना 2 है ना 5 है, ना 2 गुना 5 के रूप में है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका अशांत। यह आपका हो जाएगा अशांत प्रसार। लेकिन हम पढ़े हैं शांत प्रसार, तो देखते हैं शांत प्रसार कैसा होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल एक और देखते हैं। 3/16 3/16 का अभाज्य गुणनखंड 16 में जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 बटे इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16। तो 16 हो गया। कहने का अर्थ ये हो गया कि 3/2 पे पावर 4। अब हम पढ़े हैं कि अगर किसी संख्या यानी किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर कुछ भी संख्या रहे, बस 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या 2 गुना 5 के रूप में हो, तो वह संख्या शांत प्रसार कहलावेगी। यहाँ पे देखिए 3/2 पे पावर 4, इस हर में केवल 2 है, इसलिए यह क्या होगा, शांत प्रसार होगा। शांत प्रसार होगा। समझ गए। हम हिसाब पे चलते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं अशांत प्रसार का भी। एग्जाम्पल अशांत प्रसार का देख लेते हैं। देखिए अशांत प्रसार का
अशांत प्रसार में है जिस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 गुना 5 के रूप में ना हो, के रूप में ना हो, वह अशांत प्रसार कहलाता है। वह अशांत प्रसार कहलाता। मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल थोड़ा देर पहले हमने इस चीज को पढ़ा 5/15। 5/15 को अगर उत्तम रूप में नहीं लिखा तो 1/3। 1/3 एक क्या है? अशांत प्रसार है। क्यों है? क्योंकि इसके जो हर हैं वह ना तो 2 के रूप में है, ना 5, ना तो 2 गुना 5 के रूप में। एग्जाम्पल समझते हैं अशांत प्रसार के लिए। एग्जाम्पल एक देख लीजिए, एक संख्या और देखते हैं। कोई भी 7/24 लिखा है। 7/24 अंश को बिल्कुल भी नहीं देखना है। इसे कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। अब हम देखेंगे 7/24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है। तो 24 का अभाज्य 2 से कितना बारी में? 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। यानी कि कितने 2 हो गए? 3 को 2 हो गए तो 2 पे पावर 3 गुना 3। अब ये बताइए, हमने कहा था या तो 2 के रूप में रहना चाहिए हर, या 5 के रूप में रहना चाहिए, या 2 गुना 5 के रूप में रहना चाहिए। यहाँ पे 2 तो है लेकिन साथ में क्या है? 5 की जगह पे 3 लिखा गया, यानी कि 3 है। इसलिए यह जो संख्या है, यह जो भिन्न है, यह क्या है? अशांत प्रसार। अशांत प्रसार। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब किसी भी तरह का इस प्रकार पे क्वेश्चन आवेगा तो आप लोग इस तरह से बनाएं। अब अपने क्वेश्चन पे चलेंगे, देखते हैं क्या है, शांत प्रसार है कि अशांत प्रसार है। चलिए जांच करें, देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है निम्न में किसका प्रसार शांत है? किसका प्रसार शांत है? तो संख्या लिख लीजिए। 2/15 एक है, दूसरा है 11/160, तीसरा है 17/60 और चौथा है 6/35। अब ये देखना है कि शांत है या अशांत। चलिए चेक करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम देखेंगे इसका, तो 2/3 गुना 5। यहाँ पे 5 तो है लेकिन 3 एक्स्ट्रा में है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। इसका देखें हम तो 11 तो लिखा है, बटे 16 लिखा है, 60 लिखा है, 160। 160 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। कहने का अर्थ ये हो गया कि 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 की संख्या कितने हैं, यानी कि 2 का घात कितना हो जाएगा? 2 अपने पास 5 तो पावर 5 गुना 1 5 भी है तो 1 5 दे दीजिए। अब आपको पता चल रहा होगा कि 11/160 जो है वह शांत है या अशांत। तो आप बता सकते हैं हर में 2 भी है और 5 भी है, और हमने पढ़ा भी था कि शांत प्रसार के लिए या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 गुना 5 होना चाहिए। इसलिए यह जो ऑप्शन बी नंबर है यह करेक्ट है, यानी कि सही है। यह शांत प्रसार है, शांत है। ऑप्शन ये हो गया अपना सही। और चेक करना है आपको, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ चेक कर लेते हैं क्या और भी ऑप्शन कोई है ऐसा जो कि शांत है। हर का गुणनखंड करिए। 60 लिखा है, 60 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 2 है, एक्स्ट्रा में आपको 3 आ गया। यहाँ पे हो गया 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 5। इस ऑप्शन में आपको 2 भी देखने को मिला और 5 भी देखने को मिला, लेकिन एक्स्ट्रा आपको 3 देखने को मिला, इसलिए यह जो होगा यह आपका शांत प्रसार नहीं है। अब नेक्स्ट आता है एक और ऑप्शन है, इसको भी चेक कर लीजिए। ये हो जाता है
6/35, 35 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से तो खाएगा नहीं, तो डायरेक्ट 5 से खिला दीजिए। 5 5 सत्ते 35, यानी 5 गुना 7। तो आपको 5 तो देखने को मिला, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या है, 7 है, इसलिए यह भी शांत प्रसाद नहीं। इसलिए आपका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.49 पर रेकरिंग को किस रूप में लिखा जा सकता है? आप लोग रेकरिंग का हिसाब पढ़े ही होंगे एक्सरसाइज 1 में। चलिए हम लोग इस पे भी समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 0.49 पर रेकरिंग। 0.49 पर रेकरिंग है, 49 पर रेकरिंग है। इसको कहता है कि किस रूप में लिखा जा सकता है। यह संख्या हमने कल के क्लास में बताया था कि यह संख्या एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ऑप्शन के बेसिस पे सोचेंगे। पहले लिख के देखते हैं कि किस रूप में लिखेंगे। सबसे पहले 0.49 को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है 49/100, बी नंबर में है 49/99, सी नंबर में 49/90 और फिर आपको लिखा है डी नंबर में 49/9। तो सबसे पहले ये चीज़ हम पहले भी पढ़े हैं, तो इसको लिखने के लिए रेकरिंग जहाँ पे आते हैं वहाँ पे बात करें। 0.49 पे रेकरिंग, जितने संख्या पे रेकरिंग है उसको ऊपर में लिख दीजिए, बाकी जैगो संख्या पे रेकरिंग है वह गो नीचा में 9 डाल दीजिए। यही आपका रूप हो जाएगा। 0.49 पे रेकरिंग का आंसर यही है। ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका बी सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 5, 15 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। तो 5 तथा 5, 15 और 20 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात कहा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 5, 15 और 20 का एलसीएम। तो एलसीएम आप लोग वही जैसे हम लोग करते हैं ले लेते हैं। 5, 15, 20 का एलसीएम लेंगे तो 5 से 1 बारी में, 3 बारी में, 4 बारी में। अब तो खाएगा नहीं, तो 5 गुना 3 गुना 4 बार 5 तिया 15, 15 चौके 60। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम निकल गया। वहीं पे आपको 5, 15 और 20 का एचसीएफ निकालने के लिए हम गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। वैसे गुणनखंड का प्रयोग यहाँ पे भी कर सकते थे, आसान था इसलिए आसान तरीके से कर लिए हमने, जो कि आप लोग सभी सब दिन बनाते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5 का अभाज्य गुणनखंड होता है 5 गुना 1। 15 का आपका हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 1। 20 का आपका हो जाएगा 20 का 2 गुना 2, 4 4 5 20। ये आपका गुणनखंड हो गया। अब हम बताए थे सबसे लोएस्ट कॉमन जो आएगा, इसमें जो भी 3 गो संख्या दिया, तीनों में से कॉमन कौन कौन से आ रहा है, तो आप देखेंगे कि कॉमन जो है यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुना कर दीजिए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इस तीनों संख्या में क्या आ गया, 5 कॉमन आ गया। तो आप कह सकते हैं कि इस तीनों संख्या का एचसीएफ जो है क्या है, 5। हमको क्वेश्चन में पूछा है कि 5, 15 तथा 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो एलसीएम का अनुपात, एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम का मान ये रहा, एलसीएम अनुपात एचसीएफ 60 अनुपात 5। अनुपात में आप इसको काट भी सकते हैं। कट रहा कितने बारी में, 55 से ये कटेगा कितने बारी में, 12 पंचे 60, एक बारी में 55 से ये कट गया। तो आपका आंसर अनुपात में जो निकल गया एलसीएम और एचसीएफ का 12:1। आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 4 नंबर में आपका ऑप्शन है। कहने का अर्थ ये हो गया कि 5, 15 तथा 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या आ जाएगा, 12:1।
ठीक है, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। मतलब 64 का वर्गमूल निकालना है और 64 का घनमूल निकालना है और उस दोनों में भाग देना है और तब जाके बताना है कि कितना आंसर आएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है 64 के वर्गमूल को 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल, वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कैसे निकलता है। तो वर्गमूल कहने का अर्थ है कि रूट के अंदर लाना पड़ेगा 64 को रूट के अंदर ला लीजिए, 64 को रूट के अंदर ला लीजिए। लाने के बाद 64 किसका मतलब वर्ग है, तो 64 8 का वर्ग है और रूट जो खत्म करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट आता है, तो 8 हो गया। और फिर यही जगह पे 64 का घन मूल बराबर ये होता है 2 के रेशियो में, और ये जो घनमूल होता है यह 3 के फैक्टर में होता है, यानी कि वर्गमूल 2 के फैक्टर में और घनमूल 3 के फैक्टर में। तो 64 का घनमूल जो आपका हो जाएगा तो 3, 64 का घनमूल आपको ऐसे देख लीजिए, 64 तीन बार को ऐसा संख्या होना चाहिए जो कि 3 बार गुणनखंड हो। 4 से अगर खिलावेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौक 16, 16 चौके 64 और फिर 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि जो घनमूल इसका निकल गया ये 4 निकल गया। अब इसने कह रखा कि 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से भाग देने पर आंसर क्या आएगा। तो चरका में 2 बारे में ये खत्म, तो आंसर क्या आ गया आपका 2 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मान होगा। तो देख लीजिए 64 का वर्गमूल 8, 64 का घनमूल 4, दोनों में भाग देने पे आंसर बराबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर किसी को भी कोई तरह का दिक्कत हो समझने में तो वो नंबर के हिसाब से या हिसाब को लिख के आप कमेंट करें और उसका आंसर दिया जाएगा, निश्चित रूप से दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। आप लोग कल के क्लास में पढ़े ही थे कि परिमेय अपरिमेय किसे कहते हैं और किस तरह से समझ रहे थे हम लोग। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को ढूंढना है। यहाँ लिखा है ए नंबर में लिखा है 49 रूट 49। रूट 49 का मतलब होता है इसका जो वर्गमूल निकालिएगा ये 7 निकलेगा। 7 एक प्राकृत संख्या है, अपरिमेय नहीं होगा। 36 का वर्गमूल तोड़िएगा तो ये 6 का वर्गमूल है, 6 का वर्ग है और यानी कि 36 का वर्गमूल 6 होता है। 6 भी एक प्राकृत संख्या, इसका नहीं होगा। अगर 27 का देखिएगा तो 27 का हो जाता है रूट 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि रूट 27 पे हम अगर बात करें तो इसका होता है अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3। यानी अगर वर्गमूल के रूप में निकालें तो 2 का निकल जाएगा, 2 में से 1 निकल जाएगा और बाकी 1 जो है के अंदर बच जाएगा। तो ये जो आपका बन रहा है 27 का जो आप वर्ग तोड़ के बना रहे हैं तो इसका वर्गमूल बन रहा है 3 रूट 3। 3 रूट 3, 3 तो एक प्राकृत संख्या, लेकिन इसके साथ जो एक लगा हुआ है यह एक अपरिमेय संख्या है रूट 3, क्योंकि अपरिमेय होता है। तो इसलिए 27 रूट 27 क्या है आपका अपरिमेय संख्या। अगर इस 16 का देखें तो ये है 4 का वर्गमूल, तो ये 4 एक प्राकृत संख्या, इसलिए ये नहीं होगा। तो आपका आंसर क्लियर है 27, क्योंकि 27 का फैक्टर करिएगा तो 3 रूट 3 निकलता है, इसलिए 27 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन परिमेय संख्या है।
निम्न में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी आप लोग पढ़े ही हैं। परिमेय संख्या में क्या था कि जो p/q के रूप में लिखा जाए और जिसका हर यानी कि q नॉट इक्वल टू 0 हो, और जिसका रूट टूट जाए, और जिसका रेकरिंग भी लघुत्तम रूप में लिखा यानी कि भिन्न के रूप में लिख सके, तो वैसे संख्या है परिमेय संख्या। यहाँ पे देखते हैं पाई। याद रखिएगा एक चीज सबसे बड़ी बात ध्यान देने की बात है कि पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, 22/7, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि पाई तो परिमेय संख्या हो गया, और जो इसका मान जो है यह 22/7 यानी कि किस रूप में लिखा है, अंश बटे हर के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में लिखा है। तो भिन्न के रूप में लिखे गए संख्या जो होते हैं वह क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। इसलिए पाई एक क्या है, वो परिमेय संख्या। अगर इसका मान दिया जाता तो वो परिमेय संख्या हो जाता। अब आता है √7। √7 का मान टूटेगा नहीं, रूट टूटेगा नहीं, इसलिए यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं हुआ, यह भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 एक प्राकृत संख्या है, प्लस √7। √7 अगर होता तो √7 यहाँ पे ही हो जाता परिमेय, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो जब यहाँ पे नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं √121। हाँ, √121 √121 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल होता है 11, और 11 एक क्या है, नेचुरल नंबर है। इसलिए √121 क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। चलिए आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन। लिखा है 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0। आप सबको पता होगा कि किसी संख्या पे पावर अगर 0 रख दिया जाए, किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 रखा जाए तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे बात करें 8 पे पावर 0 का मान हो जाएगा 1 गुना 2 पे पावर भी 0 ही लिखा है, तो इसका भी मान हो जाएगा 1। 1 से 1 को गुना करिएगा तो आंसर में आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कितना भी संख्या रहे, आधार कुछ भी रहे, लाख, करोड़, 2,50,000, कुछ भी, पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो इसका फैक्टर कर लीजिए, जो आंसर आता है वही आपका हो जाएगा। तो देखिए, देखते हैं क्या होता है परिमेयीकरण गुणांक। माना इसको जो परिमेयीकरण करने के लिए जो गुणांक होता है, माने जो पहले देखिए 12 का पहले रूट तोड़िए, पहले हम लोग 12 का रूट तोड़ेंगे। √12 का अगर फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। तो जोड़ा, रूट के अंदर जो भी जोड़ा संख्या रहता है उसमें से एक संख्या क्या होती है, बाहर निकलती है, और जो बच गया वो रूट के अंदर ही रह जाता है। तो यहाँ पे 2 तो निकल गया, लेकिन अब बताइए क्वेश्चन पूछा है कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक कौन है। तो इस क्वेश्चन में परिमेयीकरण गुणांक, परिमेयीकरण होता किसका, आप लोग को सबको पता है कि जो संख्या रूट में होता है उसी का परिमेयीकरण होता है। इसके हिसाब से √12 का जो परिमेयीकरण होना चाहिए वह परिमेयीकरण गुणांक मैंने गुना, तो गुना जो किया गया है किससे, परिमेय, और मतलब कहने का अर्थ है कि √12 का जो फैक्टर है 2 गुना √3 है, और उसको जो परिमेयीकरण कहा जाता है, यानी कि परिमेयीकरण जिसका होता है √3 का, तो √3 ही उसका क्या है, गुणांक। इसलिए आपके ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आइए हम लोग नंबर क्वेश्चन सोल्व करें। कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या होती है। आप लोग पढ़े होंगे अनंत, इसका आंसर हो जाएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन अभाज्य संख्या, मतलब जो
स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो वह अभाज्य संख्या होता है। यहाँ देखिए 15 निश्चित रूप से 1 15 में है, 3 में भी है, 5 में भी है, नहीं होगा, ये खत्म है। 23 1 में है, 23 में है, लेकिन और किसी में नहीं, बिल्कुल यही आंसर आपका हो जाएगा। और आगे चेक कर लीजिए 63 1 में है, 63 में भी होगा, लेकिन यह तिनका पहाड़ा में भी होगा, निश्चित रूप से तिनका में भी होगा, 21 में भी हो सकता है, 21 में भी होगा। और यहाँ पे आ गया आपका 69 तिनका में भी होगा, क्योंकि 6 निश्चित रूप से कट रहा है। 1 में है 73 यानी कि 69 में है, और इसके अलावा यह 3 का पहाड़ा भी है। इसलिए अभाज्य संख्या मतलब एक और स्वयं का अतिरिक्त जो किसी संख्या से विभाजित ना हो वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में कितने अभाज्य, इसको लिख के पता कर लीजिए। 1 से 50 तक तो कितने अभाज्य संख्या, अभी आपने देख लिया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या स्वयं और 1 से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित ना हो तो वह अभाज्य संख्या। तो 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक में चेक करना है। एक क्या है, एक प्राकृत संख्या है छोटा सा, जो कि इसका कोई अथी नहीं है। 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या, सम अभाज्य इसको बोलते, क्योंकि यह जो है 2 में है और 1 में, और इसके बाद अब किसी में नहीं है। इसके अतिरिक्त मैंने 2 1 और 2 के अतिरिक्त किसी संख्या में नहीं है। 3 भी 1 और 3 के अतिरिक्त किसी में नहीं है। 5 बिल्कुल 1 और 5 के सिवाय किसी में नहीं। 7 1 और 7 के सिवाय किसी में नहीं। उसके बाद आपका आता है 9 8 तो है ये है, जितने भी सम होगा वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। बाकी रह गया विषम संख्या का बात, तो विषम एक ही ऐसा आपको कभी कभी पूछ देता क्वेश्चन कि वह अभाज्य संख्या बताए जो सम पूर्णांक हो, तो वह 2 है। इसका आंसर, इस हिसाब का आंसर 2 होगा, क्योंकि केवल एक ही वह सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, इसलिए ये हो गया। लेकिन हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, 1 और 50 के बीच में कितने अभाज्य, तो 2 3 5 7 हो गया। उसके बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 1 और 3 और 9 में खुद से है, 10 नहीं होगा। 11 हाँ 11 हो जाएगा। 12 नहीं 13 होगा। 14 नहीं होगा। 15 16 17 हो जाएगा। 18 नहीं 19 हो जाएगा। 19 के बाद 20 नहीं होगा। 21 22 नहीं होगा। 23 हो जाएगा। 24 25 26 27 28 29 आपका हो जाएगा। किसी में नहीं है, सिर्फ 1 और 29 के छोड़ के। 29 के बाद 30 31 आपका हो जाएगा। 31 के बाद 32 33 11 में भी है, 1 में 33 में है, ये है, 3 में भी होगा। 34 35 36 37 आपका 37 किसी संख्या में नहीं है। 1 और 37 को छोड़ के किसी में भी नहीं है, तो आपका 37 हो गया। 37 के बाद होता है 38 39 भी नहीं है। 40 41 आपका हो जाएगा। 42 नहीं होगा। 43 होगा। 44 45 46 47 हो जाएगा। 48 49 भी नहीं है। तो आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो है 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 96 का अभाज्य गुणनखंड कहा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कहा इसने, तो 96 का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड करिए 2 से कितने बार में, 4 16 8 बार में। 2 से कितने बारी में, 2 4 24 बार में। 2 से 12 बार में। 2 से 6 बार में। 2 से 3। अब कितना 2 आ गया बताइए? 2 पे क्या, 1 2 3 4 5, 2 पे पार 5 गुना 1 एक्स्ट्रा में 3। तो आप कह सकते हैं कि 96 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 गुना 3। 2 पे पावर 5 गुना 3 कहाँ है, 2 पे पावर 5 गुना 3।
अगर हम घात देखें 1 लिखा यहाँ पे, वहां पे अब किसी संख्या पे पावर 1 दीजिएगा तो मान तो वही रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है। अब आता है क्वेश्चन, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का HCF यानी कि मोसो क्या होगा। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का HCF क्या होगा, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आप देखना चाहेंगे तो देख भी सकते हैं। कोई दो को संख्या ले लीजिए, बस लगातार होना चाहिए, कोई भी दो। हम छोटा सा संख्या से ही बताते हैं आपको, आप चाहें तो अपना घर पे ट्राई कर सकते हैं। लीजिए देखिए, दो प्राकृतिक संख्या, वो भी कैसा, लगातार। मान लीजिए कि आपके पास 5 और 6 दो गो संख्या है। इस दोनों का HCF कहाँ निकालने के लिए, तो 5 का जो गुणनखंड होगा 5 गुना 1, 6 का जो गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 1। अब बताइए HCF निकालना है, इस दोनों संख्या का HCF ज्ञात करना है। तो इस दोनों संख्या का फैक्टर जो किए मैंने, उसमें कौन सा संख्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कि सर 1 कॉमन, तो 1, इसलिए आंसर बराबर 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार करें, जहां पे भी जो हिसाब में आपको प्रॉब्लम हो उस हिसाब को आप लिख के कमेंट्स कर सकते हैं। हम इसे फिर से कोशिश करेंगे बताने का, ताकि आप लोग को लाभ मिल सके। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखें। कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है वह 0, 1, 2, 3 डैश इन्फिनिटी तक होता है। तो इसने पूछा है कि निम्न में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और आप कहेंगे कि सर 0 से तो 1 छोटा होता है, तो 1 ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अब चलिए एक क्वेश्चन और है, संख्या 0 इस प्रकार के दिया है 1 3 1 1 3 1 1, फिर इस तरह से। हम कल का क्लास में इस चीज को बताए थे कि यह जो संख्या है, इस प्रकार की संख्या जहां पे भी देखें वह हमेशा कौन सी संख्या, तो इसको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ बताना। इस प्रकार से देखिए और ऑप्शन में टिक मारिए। क्या मारिए, तो वो परिमेय संख्या। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। कहता है 6, 8 और 22 का लोसो तथा मोसो का अनुपात। अब इसमें कह रखा कि इस तीनों संख्या का लोसो क्या होगा और मोसो क्या होगा, और उस दोनों जो वो कहा नहीं, इसने कह रखा कि 6, 8 और 22 के लोसो तथा मोसो का अनुपात क्या होगा। तो आपको इसका निकालना पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन से पहले भी एक क्वेश्चन करे थे, उसमें आपको बताया गया था। तो देखिए फिर से हम बता रहे। तो लिखा है 6, 8 एलसीएम अगर निकालना है एक बारी में ही, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2। और 22 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुना 11। क्लियर है। अगर इसका देखें तो ये सिर्फ घात के रूप में लिखा जा सकता है 3, और बाकी तो कोई लिखा नहीं जा सकता। चलिए देखिए, HCF अगर हम इस तीनों संख्या का HCF का बात करें, HCF का, तो इस तीनों संख्या का HCF क्या हो जाएगा, तो तीनों में जो सबसे कॉमन है, तो कॉमन कौन है, ए 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, और तो किसी कोई चीज नहीं मिल रहा है, इसलिए HCF इस संख्या का क्या आ जाएगा, 2। और इस तीनों का ही LCM का अगर बात करें तो देखिए सबसे पहला संख्या आता है 2। 2 का सबसे बड़ा घातांक कौन है, तो 2 का सबसे बड़ा घातांक क्या है, 2 पे पावर 3 गुना, और फिर आता है एक संख्या और है मेरे पास 3, तो 3 और गुना एक संख्या नेक्स्ट है 11। इसका मान हो जाता है 2 पे पावर 3 का मतलब 8 गुना 3 गुना 11, 8 11 33, 33 गुना 8 करिए, तो 33 गुना 8 करने पर होता है 8 24 के 4, बाकी 2, 24 2 24 2 26, 24 2 26। वो फिर से गुना कर लीजिए, 8 24 के 4, बाकी 2,
8 × 24 = 2 26। अब इसने पूछ रखा कि इस दोनों संख्या का कहाँ पूछ रखा, हाँ ये पूछ रखा कि इस तीनों संख्या के LCM अनुपात HCF ज्ञात करें। तो LCM का मान कितना 264 अनुपात HCF का मान कितना 2। ये दोनों को काटिएगा तो ये कटेगा दुका से पहरा में 1 बारी में, 3 बारी में और 2 बारी में 132 बार में, और ये कट जा रहा है 1 बार में। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है देखिए 64 कोई भी नहीं है। तो ठीक कर ले, हम इसको ठीक कर लेते हैं 1 अनुपात में, इसको ठीक कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए 132 लिख लीजिए 132 अनुपात 1, इसलिए इसका आंसर जो है 132 अनुपात 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का लोसो और मोसो क्रम से इतना और इतना है तो उसका गुणनफल क्या होगा। हमने कल की क्लास में बताए थे, इस क्वेश्चन के लिए ये बताए थे कि फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर LCM गुना HCF, ये ना बताए थे। तो इसने कह रखा कि दो संख्या का LCM तथा HCF क्रम से कितना, यानी कि ये जो है आपका LCM है और ये आपका HCF है। तो इस दोनों का गुणनफल क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल क्या, मैंने HCF और LCM दो संख्या का इतना है तो उसका मतलब उसका गुणनफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे HCF के जगह पे LCM के जगह पे जो संख्या है उसको लिख देंगे, HCF के जगह जो संख्या है उसको लिख देंगे, और बराबर में ये दोनों जो संख्या गुना होने वाला है उसी का मान लिख देंगे। तो इस दोनों को अगर आप गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2366, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो कहने का अर्थ है आप इस तरह के हिसाब जहाँ पे भी देखें तो HCF LCM दे या दो संख्या दे दे, आप दो संख्या का गुना करेंगे तो LCM गुना HCF का मान निकल जाएगा, और LCM गुना HCF करेंगे तो दोनों संख्या का गुणनफल निकल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में कौन ओ सहभाज्य संख्या है, ओ सहभाज्य युग्म है। तो आपको बता दे ओ सहभाज्य युग्म क्या होता है। ओ सहभाज्य युग्म का मतलब है कि दो युग्म दिया गया है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखें, दो संख्या दिया गया है, दो संख्या 5 और 7 दिया गया है, ठीक है। ना तो ये संख्या इससे डिवाइड होगा और ना ही ये संख्या इससे डिवाइड होगा, और ना ही ये दोनों संख्या किसी और संख्या से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझिए कि ओ सहभाज्य युग्म कौन है। तो समझने की बात है कि अगर दो संख्या मेरे पास दिया गया तो फर्स्ट संख्या का भाग ना तो सेकंड संख्या से होगा और ना सेकंड संख्या का भाग फर्स्ट संख्या से होगा, और ना ही अनदर मतलब तीसरे संख्या किसी से ये दोनों संख्या पूरे तरह से विभाजित होगा। तो इसी प्रकार की संख्या को कहते हैं ओ सहभाज्य युग्म। तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ है ढूंढ लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 18 में 25 नहीं है, चलिए एक बात क्लियर है। 25 में 18 नहीं है, ये भी बात क्लियर है। अब तीसरा बात ये हुआ कि 18 25 दोनों एक ही संख्या में कहीं पे है, तो शायद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है तो इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। अगर इसको चेक करें तो ये 21 में 23 मिलता, इसलिए ये नहीं होगा। 32 और 62 अगर दोनों में दोनों है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन दुक्का से दोनों पहरा कट रहा, 32 और 52 दोनों दुक्का से भाग लेगा, इसलिए यह ओ सहभाज्य युग्म नहीं होगा। बात रह गया 18 और 45 का। 18 से ना तो 45 कट रहा और ना 45 18 कट रहा, लेकिन यह दोनों 3 का से पूर्ण विभाजित है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। हम लोग ये देखिए, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में बहुत यही VVI लग रहा है, सबसे मेन टॉपिक यही रहने वाला है आपके वास्तविक संख्या जो फर्स्ट चैप्टर है
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 35 और 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात हो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसने इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहा है एल्गोरिथम द्वारा बनाए। तो हम इसे सिंपल तरीका में बनाएंगे। ये क्या कहा नहीं कहा उससे कोई बहस नहीं है, ये आपको फंसाने का प्रयास कर रहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका से इसको हल करिए। तो हमें दिखाने का जरूरत नहीं है। अगर यह 2 नंबर का क्वेश्चन होता, 2 नंबर का क्वेश्चन होता, तो हम इस जो इसने कह रखा क्वेश्चन में उस तरह से हल करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको निकालना क्या है, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो चलिए 135 और 225 का अभाज्य गुणनखंड करें। 135 का अभाज्य गुणनखंड और 225 का अभाज्य गुणनखंड। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 3 5 से ही खाएगा, 4 4 5 3 का से भी खा लेगा, 12 4 बार में, और फिर 12 खा लिया, 15 5 बार में 15, 3 का से फिर खाएगा 15 3 45, 3 का से फिर खाएगा 5 बार में। कहने का मतलब इसका जो गुणनखंड है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 3 3 9 9 27 बचे 135। अब आता है बारी 225 का। 225 का एलसीएम लीजिए, 5 से ही खिला लेते हैं। 5 से अगर खिलावेंगे वैसे 3 से भी खाएगा। चलिए पहले 3 से ही खिलाते, 3 से भी हो रहा है। 3 से खाएगा 7 बारी में 21 और 1 बच रहा तो 5 से 35, फिर 3 का से खाएगा 25 बार में, फिर अब नहीं 3 का से तो 5 और 5। इसका अभाज्य जो गुणनखंड आया 2 व 3 और 2 व 5, 3 गुना 5 गुना 5। अब हमको कहा है इस दोनों संख्या का क्या चीज, एचसीएफ ज्ञात है। एचसीएफ ज्ञात करने कहा। हम आपको पहले से बता रखें कि इस प्रकार गुणनखंड करके जो सबसे मेन कॉमन यानी कि कॉमन फैक्टर हो उसको निकाल लीजिए। 2 हो 3 हो 4 हो, बस गुना करके ऐसे लिख देना। तो चलिए देखिए 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ नहीं है। तो 5 5 5 यहाँ पे भी, एक ऊपर छूट रहा है एक नीचे छूट। जो जो संख्या कॉमन है उसको लिखिए। 3 गुना 5 यानी 3 3 9 बचे कितना, 45। 135 और 225 का आंसर कितना आ गया, 45। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलिए आगे यहां देखिए क्या करता है। यदि भाजक बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, भागफल बराबर दिया है एक्स प्लस वाई तथा शेषफल बराबर 0 दिया है, तो कहता है कि भाज्य निकालिए। हम लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ा था विभाज्यता का नियम जो था, यही क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, कहने का ये हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल 0 है तो 0 को रखने से कोई लाभ नहीं है। 0 आप किसी संख्या में जोड़ दे तो भाई कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम सिर्फ भाजक और भागफल का काम कर लेंगे। तो भाजक का मान अपने पास में दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और गुना करेंगे किससे, भागफल से, तो एक्स प्लस वाई। तो इसको गुना करना पड़ेगा। तो गुना सरल तरीका में आप गुना इसको कैसे करेंगे तो हम आपको बताते हैं। जो छोटे पद हैं, जो छोटा व्यंजक के रूप में लिखा है एक्स प्लस वाई, उसको 2 भाग में बांट लीजिए, और जो बड़ा सा लिखा है उसको 1 भाग रख दीजिए। कैसे, तो ये एक्स और वाई को पहले एक्स इंटू, ये इंटू मैंने ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर आपका बच रहा है प्लस वाई, तो प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको गुना करते हैं, इसको गुना करिए, गुना करते हैं एक्स गुना एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यू माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स 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 स्क्वायर इंटू वाई प्लस 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 एक्स इंटू वाई गुना एक्स इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर।
ये फर्स्ट घर क्लियर है। सेकेंड के लिए प्लस 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 दीजिए, यहाँ पे y अक्स स्क्वायर पहले से y से गुना करेंगे तो अक्स स्क्वायर इंटू वाई, प्लस माइनस माइनस y यहाँ पे है और y को गुना भी करना तो ये हो जाएगा अक्स इंटू वाई गुना y बराबर वाई स्क्वायर, प्लस 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 ये हो जाएगा y पे पावर क्यूब। क्लियर है, क्योंकि y को y स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं व्यंजक में जो कटने वाला है उसको काटेंगे। माइनस में अक्स स्क्वायर वाई और प्लस में अक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों खत्म। यहाँ पे प्लस में अक्स इंटू वाई स्क्वायर, अक्स वाई स्क्वायर है और माइनस में आपको अक्स वाई स्क्वायर है, ये दोनों भी खत्म। आपको बच क्या गया, अक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपका जो आंसर आ रहा है, जो आंसर आया भाज्य का मान जो आया वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। और देखिए एक हिसाब और है, किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रम से, किसी संख्या को 37 से भाग देने पर 37 से भाग दिया जाए तो उसका भागफल और शेषफल क्या बच रहा, 9 और 19। तो वह संख्या कौन सी ऐसी संख्या, तो वह संख्या होता है जो भाज्य होता है। आपको यहाँ पे दिखा के लिख देते, ऐसे टाइप की एक क्वेश्चन हल करिए, सब का सब क्वेश्चन बनेगा। यहाँ जो लिखाता है उसको कहते हैं भाजक, यहाँ जो लिखाता है उसको कहते हैं भाज, यहाँ पे जो लिखाता है उसको कहते हैं भागफल, और इसके नीचे में जो कुछ शेष बच जाए, जीरो बच जाए या जीरो से बहुत ज़्यादा अधिक कुछ भी बचे तो उसको कहते हैं हम लोग शेष फल। इसी को हम अगर पढ़ें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में, तो इसको कहे थे हमने बी, इसको कहे थे हमने ए, इसको कहे थे हमने क्यू और इसको कहे थे हमने आर। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो मेरे पास दिया क्या क्या गया है, देखिए मिट गया, से सूत्र ठीक था लिखा हुआ, फॉर्मूला यही था, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो अपना दिया है, सबका मान दिया, क्या क्या दिया है देखिए, दिया है अपना पास इस जगह पे भागफल और शेषफल का मान दिया है। और किसी संख्या को, मतलब कोई संख्या है जिसको भाग दिया गया किससे, 37, तो भाग दिया जाने वाले संख्या क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो भाजक के जगह पे क्या लिखेंगे आप, 37 गुना भागफल का मान कितना 9 और प्लस शेषफल का मान 19। अब इस दोनों को 37 गुना 9 कर लीजिए, 37 गुना 9, 9 सत्ते 63 के 3 बाकी 6, 9 ते 27 छो 33 और प्लस में 9, क्योंकि यही है प्लस में 9, यानी सॉरी प्लस में 9 नहीं 19 प्लस में लिखेंगे शेषफल क्योंकि जोड़ा जाता है। तो 9 3 12 के 2 बाकी 1 4 4 1 5 और 3। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पे है 352, हाँ ऑप्शन में है 352। तो कहने का अर्थ है कि वह संख्या है 352 को अगर 37 से भाग दिया जाए तो भागफल 9 बचेगा, भागफल 9 आएगा और शेषफल कितना होगा, 19 आएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। और इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट था, वास्तविक संख्या में जितने भी कॉन्सेप्ट था, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को 2 क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया। आप लोग इस चीज़ को रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी तरह का वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव लायक भी 2 नंबरा क्वेश्चन अगर दे दे तो उसमें आपको कहीं पे फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ध्यान से पढ़ें, बाकी अपने आप क्वेश्चन जहाँ पे भी बनाइए, कोई इंस्टीट्यूट में बनाइए या बोर्ड एग्जाम में बनाइए या कोई दे दे आपको वहाँ पे बनाइए, सारे के सारे हिसाब क्लियर होंगे। और आपको ये बता दें कि इस ठंड के मौसम में डेली रात में ही शूटिंग, डेली रात में ही वीडियो बनाना पड़ता है आप लोग के लिए। तो इतना ठंड में आप लोग अगर समझ रहे हैं कि कुछ काम हो रहा है या आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा हो, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, ताकि जितने भी वीडियो आपके पास आवे वो सारे का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। जो भी वीडियो हम डालेंगे वो सब आपके पास पहुंचते रहेगा और आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और आप लोग इस चैनल को लाइक करेंगे तो इससे हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग जितना भी लाइक करिएगा उतना मेरा मन बढ़ेगा और मन पढ़ाने का करेगा, ताकि फिर जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और भी कोई टॉपिक लेके दूसरा क्लास में हम बहुपद पढ़ेंगे तो उसमें और मज़ा से और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। तो आज यहीं तक हम क्लास को रखते हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर से पास करिए। धन्यवाद।